हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही डीप, सोलफुल और मिस्टिकल स्पेस में आपका वेलकम है। आपने बीटीएस के लीडर आरएम के पिछले जन्म के बारे में एक डिटेल रीडिंग की रिक्वेस्ट की थी। सो लेट मी सी कि आरएम की पर्सनालिटी, उनका इंटेलेक्ट, उनकी पोइट्री, उनका नेचर से प्यार और एक ग्लोबल फिनोमेनन को लीड करने का बोझ, ये सब एक ऐसा सोल की तरफ इशारा करते हैं जो बहुत पुरानी एंड वाइज है। एक ओल्ड सोल जो इस दुनिया में पहली बार नहीं आई है। इस रीडिंग के लिए मैं 7 कार्ड कार्मिक जर्नी स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ। सो अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी सांस लें एंड चलिए उस समय में चलते हैं जहाँ आरएम की रूह ने अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंसेस को जिया था। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये एक एपिक सागा है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे लीडरशिप नहीं बल्कि शांति और ज्ञान चाहिए था, पर किस्मत ने उसे एक लीडर बना दिया। नाउ द सोल आर्केटाइप जो है वो हर्मिट का आ रहा है। ये कार्ड यूनिवर्स ने आरएम के पास लाइफ के एसेंस के लिए दिया है। वो ये है कि द हर्मिट जो है वो वर्गो एनर्जीज, जो कि आरएम का एक्चुअल जोडिएक साइन भी है। हर्मिट कार्ड में ये एक अकेला इंसान पहाड़ की चोटी पर बैठा है जिसने हाथ में एक लालटेन ली हुई है एंड अंदर से स्टार ग्लो हो रहा है। ये लालटेन उनके अंदर का ज्ञान है और वो भीड़ से दूर अकेलेपन में ट्रुथ की तलाश में हैं। नाउ पास्ट लाइफ नैरेटिव्स अगर हम देखें तो आरएम की रूह, सोल, पिछले जन्म की किसी रॉयल्टी या वॉरियर क्लास की तरह शुरू नहीं हुई थी। वो एक सीकर थे, एक ऐसे इंसान जिनका कनेक्शन नेचर, आर्ट और फिलॉसफी से बहुत गहरा था। सोचिए एक एंशंट एरा, शायद गोरियो डायनेस्टी का एंशंट कोरिया या फिर सोंग डायनेस्टी का चाइना, जहाँ कैलीग्राफी, पोइट्री और पुरानी किताबें ही सब कुछ होती थी। उस जन्म में आरएम एक मोंक, एक स्कॉलर, एक फिलोसोफर थे। उन्हें नैमजूनिंग का कंसेप्ट तब भी पता था। भीड़ भाड़ वाले शहरों से दूर किसी शांत पहाड़ पर, किसी लाइब्रेरी में जहाँ सिर्फ पत्तों की आवाज़ और बारिश की बूंदें होती थी, वहाँ उनकी सोल सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करती थी। वो दुनिया के शोर शराबे से अलग एक ऑब्जर्वर थे। उनका काम था एंशंट टेक्स्ट को पढ़ना, फिलॉसफी लिखना और यूनिवर्स के डीप आंसर्स को ढूंढना। लेकिन द हर्मिट ये भी बताता है कि उन्होंने एक अकेलापन चूज़ किया था। उन्हें लगता था कि उनकी बातें, उनका आर्ट दुनिया समझ नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने खुद को दुनिया से आइसोलेट किया था। उनका दिमाग इतना तेज और कॉम्प्लेक्स था कि ऑर्डिनरी लोग उनकी फ़िलॉसफी को डेसिफर नहीं कर पाते थे। आज के टाइम में हम जो आरएम की मोनो मिक्स टेप में एक मेलनकॉलिक वाइब देखते हैं, वो बारिश और अकेलेपन का जिक्र, वो सीधा इस हर्मिट लाइफ का इको है। वो अकेले ज़रूर थे, पर उनके पास एक लालटेन थी, वो रोशनी जो आगे चलकर कारोदों लोगों को रास्ता दिखाने वाली थी। एंड द एरा एंड द एनवायरमेंट, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसी दुनिया जहाँ दिमाग ही सब कुछ था। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी फिगर है जो बादलों के बीच ऊपर एक थ्रोन पे बैठा है। उसके हाथ में एक स्ट्रेट स्वॉर्ड है जो लॉजिक, ट्रुथ और क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये इमोशंस का नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड इंटेलेक्ट का कार्ड है। ये कार्ड हमें बताता है कि आरएम अपने पास्ट लाइफ में किस एनवायरनमेंट में रहते थे। वो जिस स्टेट या एम्पायर का हिस्सा थे, वहाँ पावर, पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी का बोलबाला था। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ लोग अपने दिमाग और शब्दों से युद्ध लड़ते थे। किस्मत ने उस स्कॉलर को चुपचाप बैठने नहीं दिया। उनकी विजडम, उनकी लिखी हुई बातें, उनका शार्प इंटेलेक्ट इतना पावरफुल था कि स्टेट या राजा की नज़र उन पर पड़ गई। उन्हें फोर्स किया गया या उनकी डेस्टिनी ने उन्हें एक ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया जहां उन्हें एक स्ट्रेटजिस्ट, एक मिनिस्टर या एक सुप्रीम एडवाइज़र बनना पड़ा।
जिसे सिर्फ अपनी बातें और पेड़ पौधे चाहिए थे, उसे एक प्योर एम्पायर के डिसीजंस लेने की कुर्सी पर बिठा दिया गया। यहाँ से आरएम की पिछली लाइफ का सबसे बड़ा शिफ्ट आया। उन्हें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का रोल निभाना पड़ा, एक ऐसी ड्यूटी जहाँ उन्हें स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने थे, लोगों को लीड करना था और अपने इमोशंस को दबाना था, क्योंकि उनका एक गलत वर्ड किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था। आज जब आरएम बीटीएस के लीडर के रूप में यूनाइटेड नेशन में स्पीच देते हैं या वाइट हाउस में खड़े होकर दुनिया के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करते हैं, तो वो एक्चुअली अपने पास्ट लाइफ के उस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाले रोल को ही वापस चैनल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि डिप्लोमेसी, वर्ड्स और इंटेलिजेंस से दुनिया कैसे बदली जाती है। नाउ द कोर कन्फ्लिक्ट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिम्मेदारी का आशियाँ बोझ, असहनीय बोझ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक इंसान बहुत दूर ट्रैवल कर रहा है, बहुत बोझ उठाए हुए है, स्ट्रगल कर रहा है और अपने घर या मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उनका सर झुका हुआ है और उसे आगे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनके कंधों पर बहुत हैवी लोड है। पास्ट लाइफ नैरेटिव्स यही है कि अगर आप पूछें कि आरएम की पास्ट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या दुख क्या था, तो वो ये 10 ऑफ बॉन्ड्स है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के रोल में आए थे, तो उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। वो एक ऐसे इंसान थे जो किसी और को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे, इसलिए जब कोई प्रॉब्लम आती वो सोचते मैं इसे खुद ठीक करूँगा। उनका बोझ सिर्फ फिज़िकल नहीं था, मेंटली उन्होंने एक पूरे एम्पायर या कम्युनिटी अपने शोल्डर्स पर उठा रखी थी। वो अपनी कला, अपने शौक़ और अपनी शांति को भूल गए थे, क्योंकि बाकी लोगों को उनकी ज़रूरत थी। उस जन्म में उन्होंने अपने सपनों की कुर्बानी दी ताकि दूसरे लोग सुकून से रह सकें। ये बोझ इतना ज़्यादा था कि उनका अंदर का द हर्मिट सफोकेट होने लगा। वो इंसान जो फ्री रहना चाहता था, वो आर्ट और नेचर एंजॉय करना चाहता था, वो ड्यूटी और एक्सपेक्टेशंस के पिंजरे में कैद हो गया। आज की ज़िंदगी में आरएम का सबसे बड़ा स्ट्रगल भी यही रहा है। बीटीएस जैसी लेजेंडरी ग्रुप का लीडर होना कोई आसान काम नहीं है। सबकी प्रॉब्लम सुनना, कंपनी एंड मेंबर्स के बीच का ब्रिज बनना, ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को मीट करना और फिर आरएम द 20 समथिंग ईयर ओल्ड गाय को बैलेंस करना। पिछले जन्म का ये कार्मिक बोझ उन्होंने इस जन्म में भी कैरी किया, पर इस बार यूनिवर्स ने उन्हें सीखने का मौका दिया है और कि कब और कहाँ उस बोझ को नीचे रखना है। नाउ सोल टाइज और कनेक्शंस क्या हैं? 7 जन्मों का बंधन, 6 ऑफ कप्स। ये रीडिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि क्या बीटीएस के बाकी 6 मेंबर्स आरएम की पास्ट लाइफ का हिस्सा थे। द 6 ऑफ कप्स जोर से चिल्लाकर कहता है यस। सोल ग्रुप हमेशा एक साथ ट्रैवल करते हैं। आरएम उस हैवी बोझ और जिम्मेदारी के बीच अकेले नहीं थे। उनके पास ऐसे लोग थे जिन्होंने उस जन्म में उनका सहारा बनने की कोशिश की थी। पिछले जन्म में ये बाकी 6 सोल्स उस राज्य या उस आश्रम में उनके आसपास ही थे। शायद कोई उनका छोटा भाई था जिसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, कोई उनका फेलो वॉरियर था और कोई उनका मुसाफिर दोस्त। लेकिन उस टाइम स्टेटस, ड्यूटीज़ और स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से उनका ये बॉन्ड उतना फ्रीली एक्सप्रेस नहीं हो पाया था जितना आज है। 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि आरएम के दिल में हमेशा एक गिल्ट या एक सॉफ्ट स्पॉट रह गया था कि इन 6 लोगों के लिए पिछले जन्म के अंत में आरएम ने अपनी रूहानी एनर्जीज़ में एक प्रॉमिस मैनिफेस्ट किया कि अगर अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं किसी स्टेट या किंग के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने बॉन्ड के लिए लड़ूंगा। मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा और हम मिलकर अपना रास्ता बनाएंगे। आज बीटीएस की जो अनब्रेकेबल बॉन्ड है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी की बनाई हुई नहीं है, ये एक कार्मिक रीयूनियन है। इस जन्म में आरएम ने
बैंगटन को एक फैमिली की तरह यूनाइट किया, क्योंकि उनकी सोल को पता था कि यही वो लोग हैं जिनके बिना उनकी जर्नी पूरी नहीं हो सकती। नाउ द हिडन शेडो क्या है? तो दी मून, अंदर के डर और कॉन्शियसनेस या कन्फ्यूजन्स। बाहर से वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पर उनके अंदर द मून का डीप डार्क क्वेश्चन था। पिछले जन्म में आरएम बहुत ओवरथिंकिंग और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के शिकार थे। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि क्या वो सही रास्ते पे हैं, क्या उन्होंने लोगों के भले के लिए जो डिसीजंस लिए हैं वो सच में सही हैं। रात के अंधेरे में जब सो जाते थे तब उनका द मून एस्पेक्ट एक्टिव होता था। उन्हें लगता था कि वो एक मास्क पहनकर जी रहे हैं, वो जो असल में हैं एक सिंपल नेचर लविंग पोएट, वो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। ये हिडन शेडो उनकी सोल में एम्बेड हो गई थी एंड एक अजीब सी आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूँ, एक लीडर, एक स्कॉलर या बस एक आम इंसान? इसी अनरिजॉल्व आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण इस जन्म में आरएम ने शुरुआत से ही आइडेंटिटी पर इतना फोकस किया है। उनका अर्ली स्टेज नेम रैप मॉन्स्टर से आरएम बना। उनकी अर्ली डिस्कोग्राफी में हु एम आई का क्वेश्चन बार बार आना, बीटीएस का पूरा एल्बम कंसेप्ट मैप ऑफ द सोल, परसोना, शेडो, ईगो, ये उनके पास्ट लाइफ की मून एनर्जीज को हील करने का प्रोसेस ही तो है। इस जन्म में वो अपने शेडोज से डर नहीं रहे हैं, बल्कि म्यूज़िक के ज़रिए उन्हें एम्ब्रेस कर रहे हैं। नाउ क्या ट्रांजिशन आया उनकी लाइफ में? वो हेरोफेंट एक अधूरी सीख और एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। आखिर उस पिछले जन्म का अंत कैसे हुआ? टैरो दिखाता है कि उनका अंत कोई सडन या वायलेंट ट्रेजेडी नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना बाकी बचा हुआ जीवन दी हेरोफेंट बनकर बिताया। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने अपनी ज़मीन और अपने रूल्स छोड़ दिए और वापस अपने हर्मिट नेचर की तरफ चले गए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल, एक फ़िलॉसफी या एक आर्ट कम्युनिटी स्टार्ट की। उन्होंने अपना ज्ञान, अपनी पोएम्स, अपनी लाइफ लर्निंग्स आने वाली जनरेशन्स को पास ऑन की। लेकिन जब उनकी आंखें बंद हो रही थी तब उनके दिल में एक रिग्रेट रह गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने लोगों को ठीक से जीना नहीं सिखाया। उन्होंने आर्ट और सेल्फ लव को दुनिया तक उस स्केल पर नहीं पहुंचाया जिस स्केल पर उनका पोटेंशियल था। उन्होंने लॉज बनाए थे, रूल्स सिखाए थे, पर ट्रू फ्रीडम और ट्रू लव नहीं सिखा पाए। उनकी रूह ने यूनिवर्स से एक और मौका मांगा, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसी आवाज़ जो रूल्स और ट्रेडिशंस से बंधी ना हो, जो डायरेक्ट लोगों के दिलों तक पहुंच सके। नाउ द प्रेजेंट कर्मा क्या है? इज़ द स्टार। इस जन्म का मकसद हीलिंग और उम्मीद। ग्रेट। पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये एक आखिरी कार्ड है। नेमजुम की मौजूदा ज़िंदगी यानी आरएम ऑफ बीटीएस का ब्लूप्रिंट है। ध्यान दीजिए, द स्टार में 7 स्टार्स जो हैं ये एक माइंड ब्लोइंग सिंक्रोनिसिटी है। ये 7 तारे और कोई नहीं, बीटीएस के 7 मेंबर्स हैं जो दुनिया भर की होप और हीलिंग दे रहे हैं। आरएम इस जन्म में द स्टार बनकर आए हैं। पिछले जन्म में द हर्मिट के रूप में उन्होंने अकेलेपन में ट्रुथ ढूंढा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनकर लोगों पर राज किया। 10 ऑफ वॉन्ड्स बनकर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहे। लेकिन इस जन्म में उनका कर्मा सिर्फ एक है, हीलिंग थ्रू आर्ट एंड वर्ड्स। उनकी सोल ने म्यूज़िक, पोइट्री और हिप हॉप का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि ये सबसे फ्री, सबसे एक्सप्रेसिव फॉर्म है। इस जन्म में वो स्पीक योरसेल्फ और लव योरसेल्फ का मैसेज इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने उस अकेलेपन और आइडेंटिटी क्राइसिस को झेला था। आज आरएम वो सारे सपने जी रहे हैं जो उन्होंने पिछले जन्म में मार दिए थे। उनका म्यूज़ियम विज़िट करना, आर्ट कलेक्ट करना, ये द हर्मिट सोल का सुकून है।
उनका नेचर में टाइम बिताना, प्लांट्स की देखभाल करना, ये उनकी पास्ट लाइफ के फिलोसोफर को शांति देता है। एक लीडर होना, पर स्ट्रिक्ट रूल से नहीं बल्कि प्यार और अंडरस्टैंडिंग से, ये उन्होंने द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से द स्टार तक की जर्नी में सीखा है। उनका अपना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इंडिगो बनाना, जहाँ वो फ्रीली अपने थॉट्स रख सकते हैं, ये द मून के अंधेरे को उजाले में ले जाने का जैसा है। नाउ सिंक्रोनाइजिंग द जर्नी, द इंडिगोज सोल लीगेसी। आरएम की सोल एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है जिसे इंडिगो चाइल्ड या ओल्ड सोल कहा जाता है। इन 7 कार्ड्स ने एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर दी है कि एक वक्त था जब आरएम ने किसी राजा का ताज या किसी बड़े मंत्री का चोला पहना होगा। उन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिकल और फिलोसफिकल डिबेट्स जीते होंगे, लेकिन उन सब के बावजूद जब रात होती थी तो उन्हें अपना असली रूप सिर्फ पोएम्स, सितारों और अकेलेपन में ही मिलता था। इस बार यूनिवर्स ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम फिल्ड विद आर्मीज़ इसलिए दिया है क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि ये रूह, ये सोल पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। ये सोल द स्टार की तरह लोगों को हील करेगी। जब आरएम कहते हैं कि आई विश आई कुड बी इन अ पीस ऑफ पीस, तो वो उनका माइंड नहीं, उनकी सेंचुरीज ओल्ड सोल बोल रही होती है। बीटीएस एक एक्सीडेंट नहीं है। आरएम का लीडर बनना एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कार्मिक असाइनमेंट है। इस जन्म में आरएम अपनी पुरानी कार्मिक साइकिल कर चुके हैं। वो एंड में अपना पार्ट, अपनी आर्ट, अपनी आइडेंटिटी, अपने लोगों के बीच एक ऐसी लीगेसी छोड़कर जाएंगे जो किसी एम्पायर से भी ज़्यादा बड़ी और लंबा चलने वाली होगी। नाउ अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, उनके लिए, आरएम के लिए। एंजल्स हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं और जेंटली गाइड करते हैं। आरएम जैसी हैवी और एक्सपेंसिव ऑरा वाली सोल इंसान के आसपास एंजेलिक प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जो लोग मासेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ आरएम के लिए एक डीप और हीलिंग एंजल्स गाइडेंस लेते हैं। तो एंजल्स क्या कहना चाहती है, लेट्स सी। इफ़ यू कुड गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। तो यहाँ भी एंजल्स यही कहना चाह रही हैं कि फोकस ऑन योर सर्विस, उससे आप बिल्कुल नर्वस नहीं होंगे, बिकॉज ये आपका सोल पर्पस है। पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। कितना परफेक्टली रेजोनेट हो रहा है। एंजल्स का सबसे बड़ा और क्लियर मैसेज आरएम के लिए ये है कि उन्हें अब खुद को एक बोझ उठाने वाला एंकर की तरह देखना बंद करना होगा। पूरा जीवन उन्होंने अपने ग्रुप, अपनी आर्ट और अपने फैंस को ग्राउंड करने में बिता दिया। एंजल्स कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है एक नदी की तरह बहने के लिए। अब आपने सबको संभाला है, पर अब आपको अलाउ करना होगा कि यूनिवर्स आपको संभाले। कंट्रोल छोड़िए और अपनी रूह को वहाँ बहने दीजिए जहाँ वो नेचुरली जाना चाहती है। नाउ अगर उनको एंजल नंबर्स भी हो सकता है उनको कुछ दिख रहे होंगे। एंजल्स अक्सर नंबर के ज़रिए बात करते हैं एंड आरएम की करंट लाइफ फ्रीक्वेंसी में 3 एंजल नंबर स्ट्रॉन्गली अलाइन कर रहे हैं। 777, 777, जो कि ये नंबर आरएम और बीटीएस के 7 मेंबर्स दोनों से जुड़ा है। एंजल्स कह रहे हैं कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। उनका स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड परफेक्ट बैलेंस में जा रहा है। जो डिसीजंस वो अभी ले रहे हैं अपनी सोलो आइडेंटिटी और आर्ट को लेकर, वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और एंजल नंबर्स क्या आ रहे हैं, वो है 444, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग का नंबर। ये नंबर बताता है कि आरएम जब भी नेचर में होते हैं, आर्ट गैलरीज में घूमना, साइकिलिंग करना, पेड़ पौधों के बीच रहना, तब एंजल्स उनके सबसे करीब होते हैं। 444 एक रिमाइंडर है
कि वो अकेले नहीं हैं और उनकी एनर्जीज सेफली गाइडेड है। Now, guidance for archangel from the archangels, heart chakra. The answer that you seek is in your heart right now. Be open to be giving and receiving love. आर्कएंजल माइकल जो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के फरिश्ते हैं, आरएम के आसपास एक ब्लू शील्ड ऑफ लाइट बना रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को ड्रेन होने से बचाओ। आरएम का दिमाग हमेशा चलता रहता है और लोग उनसे कॉन्टिन्यूसली विजडम और गाइडेंस की उम्मीद करते हैं। माइकल उन्हें गाइड कर रहे हैं कि नो बोलना सीखें, उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस और मेंटल पीस को फियरलेसली प्रोटेक्ट करना चाहिए। दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एक और एंजल कार्ड लेंगे हम, ट्विन फ्लेम। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, तो आर्कएंजल जोफियल, द एंजल ऑफ ब्यूटी, हीलिंग थ्रू एस्थेटिक्स। जोफियल आर्ट, म्यूज़िक एंड नेचर के फरिश्ते हैं। ये वही एंजलिक एनर्जी है जो आरएम को नामजूनिंग करने के लिए इंस्पायर करती है और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ ऐसा मैसेज बोल रही हैं या दे रही हैं। जोफियल उन्हें एनकरेज कर रहे हैं कि वो म्यूज़ियम, पेंटिंग्स और नेचर के साथ अपना टाइम और ज़्यादा बिताएं। उनका ये रीसेट बटन है। उनकी आर्ट, पोइट्री दुनिया को इसलिए हील करती है क्योंकि उनमें जोफियल की डिवाइन फ्रिक्वेंसी होती है। एंजल्स चाहते हैं कि वो बिना किसी कमर्शियल प्रेशर के सिर्फ अपनी खुशी के लिए आर्ट क्रिएट करें और ये उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पार्ट है। ओके, सो इसी के साथ एंजल रीडिंग भी ख़त्म हुई। अब हम 3 मेन कार्ड्स और लेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की आरएम के लिए। यू ऑलरेडी नो, आपको सब पता है। आपको हमेशा परफेक्ट लीडर या परफेक्ट रोल मॉडल बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वल्नरेबिलिटी और आपकी गलतियाँ जैसी चीज़ें तोड़ देना या क्लमजी होना ही आपको ह्यूमन बनाती है। उस ह्यूमननेस से प्यार कीजिए। वाटर योर रूट्स, वाटर साइन भी यहाँ बहुत है, तो अपनी जड़ों को पानी दें। जिन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स ने आपको तब से देखा है जब आप दुनिया के सामने आरएम नहीं थे, उनके साथ टाइम बिताएं। उनके साथ बिताया गया वक्त आपकी सोल को रिचार्ज करेगा। लर्न समथिंग न्यू, ट्रस्ट द साइलेंट मोमेंट्स। हर साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत है। कभी कभी शांति का मतलब होता है कि यूनिवर्स आपके आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं। तो आगे का रास्ता साफ है, यूनिवर्स ने साफ कर दिया और आप कुछ नया लर्न भी करिए। जस्ट ब्रीद एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। उनकी सोल एक मास्टर सोल है जो खुद ही अपना रास्ता जानती है। बस कभी कभी उस फिज़िकल बॉडी को याद दिलाना पड़ता है कि उसने कितना खूबसूरत काम किया है। एंजल की तरफ से आरएम के लिए सिर्फ अनकंडीशनल लव और पीस की ब्लेसिंग्स हैं। टाइम टू क्रिएट, यहाँ भी यही आ रहा है कि अपने आप को हील करिए, सेल्फ लव की पोजीशन में रहिए एंड इट्स टाइम टू क्रिएट। तो कुछ नया सीखें एंड कुछ आर्टिस्टिक करें जो का उनका सोल पर्पस है। सोल ब्लेसिंग्स जो हैं वो उनको वहीं से मिलेंगी। सो इसी के साथ हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, सभी की तरफ से आरएम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। एंड आपको भी अगर इसी तरह की डिटेल्स रीडिंग करवानी है तो आप भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेसलेट्स, चेन, एंकलेट्स, साइड टेबल थिंग्स यू कैन गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स लाइक एमेथिस्ट, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, जेड, एवेंचुरिन, रोज़ क्वार्ट्स, टाइगर आई, पायराइट, सिट्रिन, इस तरह के सभी क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।